औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज और आप देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव। मोहतरम नाज़रीन, इस प्रोग्राम में मैं आपके पास वो इन्फॉर्मेशन लेके आता हूं जो किसी और जगह पर आपको दस्तयाब ना हो। मोहतरम नाज़रीन, पिछले चंद रोज से मुल्क पाकिस्तान अजीब तरह की सूरत हाल से दो चार है। 9 तारीख को जो कुछ इस मुल्क में हुआ वो शायद हमारे ख्वाब में नहीं था, हम कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सियासी एहतजाज के नाम पर जो दहशतगर्दी इस मुल्क में अलामान अल हफीज, ऐसा माहौल बना दिया गया, यूं लग रहा था जैसे मुल्क में कोई कानून नहीं है, मुल्क में कोई आइन नहीं है, मुल्क में कोई सिक्योरिटी नाफिज करने वाला इदारा नहीं है। बस वो एक जत्था है जिनके हाथ में डंडे हैं, सोटे हैं, रॉड्स हैं, पेट्रोल पंप हैं और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। मुल्क में जिस इमारत को चाहे आग लगा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। उस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है और हमारे मुल्क में किसी तरह का कोई कानून नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल उस वक्त पेश आई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी कायद जनाब इमरान खान साहब को अहाता अदालत से यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया अल कादिर ट्रस्ट केस में नैब की जानिब से। और उसके बाद फिर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि पूरे मुल्क में जैसे कानून यकलख्त ख़त्म हो गया और फिर एक अजीब मंजर देखने को, वहशत और दहशत देखने को मिली। मोहतरम नाज़रीन, उसके बाद की जो सूरत हाल है उस सूरत हाल से आप आगाह हो चुके। हर चंद के मुल्क में आज तक इंटरनेट नहीं है और नशरियात को भी महदूद कर दिया गया। इसके बावजूद सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। ये हालात बताने का सिर्फ मकसद ये था कि आपको बताता चलूँ कि अब आइंदा क्या होने जा रहा है। मोहतरम नाज़रीन, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से फौरी तौर पर एक रिलीफ दिया, एक एप्लीकेशन मूव होती है तहरीक इंसाफ की तरफ से और उस पर फिर फौरी तौर पर एक्शन होते हुए इमरान खान साहब को 1 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया और फिर उनकी रिहाई का हुक्म दिया गया। उसके बाद की सियासी सूरत हाल कुछ यूँ बनी कि सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात जो थे, बल्कि अग्रेशन जो थी, वो मौलाना फजलुर रहमान में थी। मौलाना फजलुर रहमान फौरी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से मिले और उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि इसकी तो मिसाल नहीं मिलती कि मुल्क में इस तरह की दहशतगर्दी हो, इस तरह से हो और ताकत के बलबूते पर फिर ये अदालतें हैं जो वो भी फैसला दे दें कि इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अगर ताकत का मुजाहिरा ही करना है तो मेरे पास भी अफरादी कुव्वत है और वो पीटीआई से कहीं ज्यादा है, तो अब हम भी सड़कों पर आएंगे। लेकिन उसके बाद फिर शायद वो बहुत सारी बातें जो लोगों के सामने नहीं आ सकती, बहुत सारी खुफिया मीटिंग्स हुई, फौरी तौर पर शहबाज शरीफ मुतहरिक हुए, बहुत सारे सियासी रहनुमाओं से और एजेंसीज के सरबराहों से और उन लोगों से भी जो मुक़्तदर हैं उनसे रब्ता किया गया। और उसके बाद जो एक पेज पे इकट्ठे हुए मासवाए अदलिया के बाकी सारे लॉ एनफोर्समेंट के इदारे और जितने भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो इंतज़ामिया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिनमें सिर्फ अपोजिशन शामिल नहीं है, यानी कि पीटीआई और उसके 2-3 इत्तेहादी शामिल नहीं है, बाकी सब ने मुतफिका तौर पर एक फैसला किया और एक तजवीज़ दी गई जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि अब जो कुछ भी हुआ जाहिर है उसे तो रिवर्स नहीं किया जा सकता। और इस वक्त मुल्क में जो माहौल है, ये समझ आ रही है कि अदलिया का पूरा झुकाव जो है वो इमरान खान की तरफ है और उन्हें वो हर किस्म का रिलीफ देंगे। लिहाजा बेहतर यही है कि एक मजबूत पॉलिसी बनाई जाए और कानून के दायरे में रहते हुए इमरान खान को करार वाकई सजा दी जाए और उन्हें कार्नर दीवार के साथ लगा दिया जाए। मोहतरम नाज़रीन, मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ कि जो पॉलिसी बनाई गई है, अब जो हिकमत अमली बनाई गई है वो ये है कि ऐसे कवानीन बनाए जाएंगे, ऐसी अदालतें बनाई जाएंगी। आज मियां शहबाज शरीफ साहब ने सेफ सिटी में जब खिताब किया, वहाँ पे मीडिया से भी गुफ्तगू की, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतें भी बनाएंगे और वो अदालतें अगर जरूरत पड़ी तो 24 घंटे काम करेंगी। मोहतरम नाज़रीन, ये एक इशारा था जो मैं अर्ज करने जा रहा हूँ। ये तय पाया है हुकूमत में कि अब इमरान खान को, इसमें थोड़ा वक्त तो लग सकता है, 2-3 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन इमरान खान को आने वाले इलेक्शन से पहले उनकी पार्टी को ऐसे डेंट डाले जाएं, इस तरह से उसकी मतलब उसको इतना नुकसान पहुंचाया जाए, एक तो पार्टी अपने पैरों पर खड़ा ना रह सके और दूसरा इमरान खान साहब को ऐसे संगीन मुकदमात में उलझा दिया जाए कि वो इलेक्शन का नाम भी ना ले सकें। मोहतरम नाज़रीन, अब तय ये पाया है कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, जिसमें जिन्ना हाउस जलाया गया लाहौर का और बहुत सारे सरकारी इमलाक को नुकसान, हमारी बहुत अहम तनसीबात को, हसास तरीन तनसीबात को जला दिया गया,
एम्बुलेंसेस को जला दिया गया, बसों को जलाया गया, ट्रेन्स को जलाने की कोशिश की गई, बहुत सारी इमारतें, बहुत सारे टूल प्लाजे और बहुत कुछ जला दिया गया, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। अब तय ये पाया है कि आज जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 72 घंटों में तमाम दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जाए, जो जो लोग इन वाकयात में मुलविस थे उनको गिरफ्तार किया जाए, और जो दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतें बनाई जाएंगी उनमें उनकी उसमें उनके मुकदमात चलाए जाए और उन्हें करार वाकई सजा दी जाए। तो आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि पीटीआई के वो लोग जिन्होंने इस जलाओ गिराव में हिस्सा लिया था, पार्टी के अहकामात पर या अपने दिली जज्बात का इजहार करते हुए उन्होंने सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया, हमारी बहुत हसास अमला को नुकसान पहुंचाया, जिन्ना हाउस को नुकसान पहुंचाया, जहां कोर कमांडर भी रहते थे उसको नुकसान पहुंचाया, और बहुत सारे ऐसे एरियाज में चले गए जहां पर आम हालात में भी जाने का तस्वुर नहीं किया जा सकता, लेकिन वहां जाके जलाओ गिराव किया, तोड़ फोड़ की, और शहदा के यादगारों को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। ये सब किया गया। तो अब ये तय पाया है कि उनको ऐसी सजाएं दी जाए, उनको इबरत का निशाना बना दिया जाए, ताकि कोई भी कारकुन, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कारकुन दोबारा ऐसा करना तो दूर की बात है, ऐसा करने का सोचे भी नहीं। और उससे कारकुन जो हैं, जब इमरान खान साहब दोबारा कोई ऐसी कॉल देंगे, पीटीआई की तरफ से दोबारा ऐसी कॉल जाएगी, तो कोई इसका तस्वुर भी नहीं करेगा। एक तो ये तय पाया। दूसरा, पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दूसरे दर्जे की क़यादत है, मिसाल के तौर पर शाह महमूद कुरैशी हैं या इस तरह के जितने भी फवाद चौधरी साहब हैं, सब उनको इन मुकदमात में इस हद तक उलझा दिया जाए कि वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ना ले सके, शामिल ना हो सके। एक तो ये भी है। हरचंद के आज हाईकोर्ट ने पीटीआई पंजाब की जो सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनके बारे में अहकाम जारी किए हैं कि उनकी जो नजरबंदी है उसे खत्म किया जाए, और अगर वो किसी मुकदमे में मुलविस नहीं हैं, किसी मुकदमे में अंगेज नहीं है, तो उन्हें रिहा किया जाए। लेकिन मेरी इतलात ये है कि उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। उन पर ये जो दहशतगर्दी के संगीन मुकदमात हैं उनमें इनकी गिरफ्तारी डाली जाने वाली है, और इस तरह बहुत सारे जो दीगर लीडर्स हैं उनको भी दहशतगर्दी के इन मुकदमात में अंगेज किया जाएगा। बहुत सारी ऑडियोज हैं इस वक्त हुकूमत के पास, सिक्योरिटी इदारों के पास, कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास, जिनकी बुनियाद पर उनको इन मुकदमात में अंगेज किया जा सकता है या किया जाएगा। इन ऑडियोज के जरिए अहकाम जारी करते दिखाया गया है। कहा गया है कि इन ऑडियोज के जरिए कारकुनों को बताया गया है कि आपने फलां जगह पे जाना है और ये करना है, वो करना है। तो ये एक संगीन नोयत के इल्जामात हैं। अभी तक तो इल्जामात हैं, जब अदालतें बनेंगी या अदालतों में केसेस जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि वाकईतन इन लोगों ने कुछ अहकाम जारी किए, कारकुनों को मुश्तल किया, कारकुनों को डायरेक्शंस दी कि आप ऐसी जगहों पे चले जाएं और वहां जाके दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करें, सब कुछ जला के राख कर दें, करोड़ों अरबों खरबों रुपए के नुकसान करें। तो अभी तो ये तय होना बाकी है। जब अदालतों में केसेस जाएंगे, प्रोसिक्यूशन अपना वर्क करेगी, पुलिस जो है वो इस मुकदमात की पूरी तफसीलात अदालत के सामने रखेगी, तो तब अदालतें फैसला देंगी। लेकिन ये मुकदमात कोई सालों साल नहीं चलेंगे, ये चंद महीनों में इनके फैसले आने वाले हैं, यही तय पाया है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहा गया है कि अगर आप भी सड़कों पर आ जाते हैं, अपने कारकुनों को सड़कों पर ले आते हैं, तो उसके बाद वही सारी चीजें जो हमने तय की हैं कि पीटीआई के खिलाफ हम कानून के तहत सख्त कार्रवाई करेंगे, उसको डंड डालेंगे, तो फिर आप में और पीटीआई की जमात में कोई फर्क नहीं रहेगा, और फिर वही उन्हीं कवानीन के तहत आपकी जमात पर भी उसी तरह इन्वेस्टिगेशंस होंगी और वही मुकदमात चलाना पड़ेंगे। लिहाजा आप 2 महीने सब्र करें और देखें कि इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। आनी हाथों से निपटने का ऐलान किया गया है, इआदा किया गया है, और कहा गया है कि तहरीक इंसाफ को इस कदर इबरतनाक अंजाम से दो चार कर दिया जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि अब वो दौर नहीं है जब आप किसी भी इस तरह के बड़े लीडर को रास्ते से हटा देते हैं, तो अब वो तो नहीं हो सकता। लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए, जैसे मैंने अर्ज किया, जो प्लानिंग की गई है इसमें 2-3 महीने लग सकते हैं, ये एक लंबे सांस का खेल है। लेकिन एट दी एंड इसमें इमरान खान साहब को और उनकी जमात को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि आने वाले चंद दिनों में एक बड़ी तादाद में इमरान खान के करीबी साथी जो हैं वो इस जवाब के साथ उनके, आप आज मेरे लफ्ज याद रखिएगा, मफहूम यही होगा, लफ्ज उनके मुख्तलिफ हो सकते हैं। वो कहेंगे कि इमरान खान साहब ने चूंकि सेंसिटिव और मुकामात और जो इदारे हैं, जो हमारे सबसे हसास इदारे हैं, उनके खिलाफ मुहाजराई कर ली है। चूंकि हम मुहिब वतन लोग हैं, हम इन इदारों के खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकते, तो इसलिए हमारे और इमरान खान साहब के रास्ते जुदा हैं। बहुत बड़ी तादाद में वो लोग आने वाले दिनों में ऐलान करेंगे, और 30 के करीब ऐसे लोग मौजूद हैं
जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वफाकी वज़रा के लेवल के नाम हैं। फरदौसा शेख अवान साहबा का नाम आया था कि वो तो आजकल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, लेकिन बहुत सारी वजूहात की बिना पर ऐसा नहीं हुआ। बाहर क्या, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़े बड़े नाम। और आज के इस प्रोग्राम में मैं बताता चलूं कि मुमकिन है आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी शख्सियत जो जिन्हें पंजाब का डाकू कहा था और फिर पार्टी का सदर बना दिया, वो भी इमरान खान साहब से अपने रास्ते जुदा कर लें। मैं दोबारा से अर्ज करता हूँ, हरचंद की उनके पास अब कोई चॉइस नहीं रही, वो वापस नहीं आ सकते। लेकिन ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, और ये सबसे पहले आपको इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में बता रहा हूँ कि मुमकिन है चौधरी परवेज इलाही साहब भी इमरान खान साहब से अपनी राहें जुदा कर लें, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सिक्योरिटी इदारे हमारी फौज के खिलाफ खड़े हैं और फौज के साथ उन्होंने मुहाजराई शुरू कर रखी है। आने वाले दिनों में इसमें 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन एट द एंड चौधरी परवेज इलाही साहब भी इमरान खान साहब से रास्ता जुदा कर लेंगे। ये आज सबसे पहले पाकिस्तान में सबसे पहले ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ, और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि परवेज इलाही साहब को किसी पार्टी की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, उनके लिए राह हमवार की जाएगी। कोई एक बड़ी पार्टी जो चौधरी परवेज इलाही साहब को कबूल करने को तैयार हो, उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब भी ये फैसला करेंगे। हरचंद के अभी उनकी राहें जुदा हैं अपने बड़े भाई मुस्लिम लीग काफ के सरबरा जनाब चौधरी शुजात हुसैन से। अगर काफ लीग भी उन्हें वापस ले लेती है तब भी ये काम आने वाले चंद दिनों में भी हो सकता है, लेकिन इसमें 2-3 महीने लग जाएंगे। और इसी तरह इमरान खान साहब के करीबी साथी जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, जिस तरह से वो पार्टी में शामिल हुए थे, तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, इसी तरह वो वापसी की राहें नापेंगे और मुख्तलिफ पार्टीज में, मुस्लिम लीग नून में, पीपल्स पार्टी में और दीगर पार्टियों में वो जम हो जाएंगे और वहां चले जाएंगे जहां जहां उनको पनाह मिलेगी। तो आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ बहुत सारे हिस्सों में तकसीम होगी। और फिर दूसरी प्लानिंग ये है कि तहरीक इंसाफ ही में एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया जाए। अगर परवेज इलाही साहब को कहीं जगह नहीं मिलती तो फिर तहरीक इंसाफ में एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाएगा जिसकी सरबराही जनाब चौधरी परवेज इलाही करेंगे। ये बात आज लिख लीजिए, अभी तक ये किसी चैनल पर किसी तजियाकार के मुंह से आपने ये बातें नहीं सुनी। इस वक्त ये बातें आपको बड़ी अजीब लगेंगी कि पीटीआई में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए जिसकी सरबराही जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब करें, और फिर तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े नाम हैं वो चौधरी परवेज इलाही के इर्द गिर्द जमा कर दिए जाएं। तो ये भी एक प्लान है, ये प्लान भी है। जो लोग ये समझते हैं कि इस पर पाक आर्मी ने रद्द-ए-अमल नहीं दिया, उन्होंने बड़े तहम्मुल का मुजाहिरा किया है, याद रखिएगा पाक आर्मी जो है ये एक बहुत मुनज़्ज़म इदारा है और जो दहशतगर्दी हुई है इसको कतई तौर पर उन्होंने नजरअंदाज नहीं कर दिया, कतई तौर पर इससे आंखें नहीं फेर ली। वो अपनी हिफाजत से, इस मुल्क की हिफाजत से, इस मुल्क की जोग्राफियाई नजरियाती हिफाजतों की हिफाजत से एक लम्हे के लिए गाफिल नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि हसास तनसीबात पर, उनके घरों पर हमले हों और वो खामोश बैठे रहें, लेकिन यहाँ पर पाक आर्मी ने बड़े फाहम का, तदब्बुर का, हौसले का, ज़ब्त का मुजाहिरा किया। उन्होंने जमहूरियत पसंदी का सबूत दिया है और ये तय पाया है कि अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अब कानून के मुताबिक कार्रवाइयां करेंगे तो पाक आर्मी उनका साथ देगी और उनके पीछे ताकत बनकर खड़ी रहेगी। पाकिस्तान आर्मी ने गैर जमहूरी कोई भी कदम उठाने से इनकार कर दिया है और उन्होंने फैसला किया है कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचे। इसी तरह पाक आर्मी ने ये जो तासुर था कि अवाम और आर्मी को लड़ाने की साजिश की जा रही है, पाकिस्तान आर्मी ने साजिश को नाकाम बना दिया है। उन्होंने अपने लोगों पर, बेशक उन्होंने दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की, उन्होंने सरकारी अमलाक को जलाया, हसास तरीन तनसीबात पर हमले किए और उनको जला के राख कर दिया। इसके बावजूद पाकिस्तान आर्मी ने यह फैसला किया कि जब्त, तहम्मुल और सब्र का मुजाहिरा किया जाएगा और वो लोग बेशक वो जैसी भी दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस है उन पर डायरेक्ट गोली नहीं चलाई जाएगी और पाकिस्तान आर्मी और अवाम को आमने सामने नहीं लाया जाएगा। ये बहुत बड़ा फैसला था, बहुत तदब्बुर का फैसला था, बहुत फाहम फराज का फैसला था। ये जज्बा हुब्बुल वतनी और जमहूरियत से, मोहब्बत से लिबरेज फैसला था और इस पर पाक आर्मी ने पूरी तरह से अमल किया है और अमल करके दिखा दिया है। पाक आर्मी ने बताया है कि वो दुनिया की पहली, दूसरी, तीसरी या सातवीं बड़ी पावर्स ही नहीं है, वो सब्र, इस्तकामत और हौसले में दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। उन्होंने अपने लोगों पर फायरिंग ना करके ये साबित किया है कि पाक आर्मी ताकत होने के बावजूद बहुत सारा हौसला रखती है। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट हमारी, पाक आर्मी एक पेज पर है, वो दहशतगर्दी को हर महाज पर जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है और ये तय पाया है कि बेशक सियासी पार्टियों में छुपे हुए दहशतगर्द हों या सरहदों पर हों या तालिबान की सूरत में, तालिबान की आड़ लेकर दहशतगर्दी मुल्क में
की जा रही हो, पाक आर्मी हर जगह से दहशतगर्द जड़ से उखाड़ फेंकेगी। अब ये तय पाया है कि जो जहां जहां दहशतगर्द हुई है उनको कानून के दायरे में लाकर उस पर कोई किसी किस्म का बराह रास्त फौजी अटैक नहीं किया जाएगा। पाक फौज उनके हमलों का जवाब नहीं देगी, लेकिन अदालतें जो हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, कानून में रहते हुए उनको शिकस्त देंगे, उन पर मुकदमात बनाए जाएंगे, दिन रात उन पर मुकदमात चलाए जाएंगे और कानून के मुताबिक उनको करारवा की सजाएं दी जाएगी। याद रखिएगा कि ये दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, ये आम मुकदमात नहीं हैं और इनमें कोई भी पाकिस्तान की अदालत एमी रिलीफ नहीं दे सकती। ये नहीं हो सकता कि कोई भी अदालत कह दे चूंकि ये सियासी बुनियादों पर बनाए गए मुकदमात हैं, लिहाजा तमाम सियासी कैदियों को फिलफौर रिहा किया जाए और ये मुकदमात खत्म किए जाएं। ये बहुत हसास नौयत के मुकदमात हैं, इनको कोई भी अदालत एक हुक्मनामे के जरिए खत्म नहीं कर सकती और ना ऐसा हो सकता है। तो तय ये पाया है कि वो लोग जिन्होंने सहूलतकारी की है, जिन्होंने बराह रास्त हमले किए हैं या जिन्होंने डायरेक्शंस दी हैं, जिन्होंने हदायत दी हैं, जैसे मैंने इब्तिदा में अर्ज किया कि इस वक्त हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास बहुत सारे लोगों की ऑडियो लीक्स मौजूद हैं। ऑडियो कॉल्स के जरिए जो अहकामात दिए गए या जो डायरेक्शंस दी गई और कारकुनों ने जो हमले करके जैसे जैसे अपनी क़यादत को आगाह किया कि आपके हुक्म के मुताबिक यहाँ पर हमला कर दिया गया है, हम कोर कमांडर हाउस पहुंच गए, हम फलां जगह पे पहुंच गए और हमने ये कर दिया। जहां जहां शवाहद मिलेंगे उस क़यादत को भी उसी वाक़े में करारवा की सजा देने का फैसला किया गया है। और अगर आप देखें तो दर्जनों ऐसे कायदीन बनेंगे, बड़े बड़े नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इन मुकदमात में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्वस पाए जाएंगे। बहुत सारे लोग नाअहल हो जाएंगे, बहुत सारे लोग जेलों की हवा चखेंगे, जेलों की हवा खाएंगे। और रही बात इमरान खान साहब की, तो याद रखिएगा इमरान खान साहब पर इस वक्त संगीन नोयत के मुकदमात हैं, उन पर दहशतगर्दी के मुकदमात भी हैं और हालिया जो दहशतगर्दी हुई है इसमें भी इमरान खान साहब को इन्वॉल्व किया गया है। कहा गया कि ये सब कुछ इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पे किया गया। हर चंद के इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं तो हवालात में था, मैं तो ज़ेरे हिरासत था, मुझसे मोबाइल ले लिया गया था, तो फिर मैं कैसे डायरेक्शंस दे सकता हूँ। लेकिन ये बात याद रखने की है कि इमरान खान साहब ने पूरा 1 साल लोगों की ज़हनसाजी की है। 1 साल तक वो कहते रहे कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो इसके पीछे पाक आर्मी का हाथ होगा और उन्होंने अपने टाइगर्स को ये कह रखा था कि अगर कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर आपने इसका बदला लेना है, इसका इंतकाम लेना है। यही वजह है कि पिछले 1 साल से और चंद महीनों से तवातर के साथ ये कहा जा रहा था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और अगर उन्हें छुआ गया, उन्हें छेड़ा गया तो यूं समझ लीजिएगा कि हम फिर जान लेने और जान देने पर तुल जाएंगे। तो यूं इमरान खान साहब ने जो 1 साल मुसलसल ज़हनसाजी की थी, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी, जो डायरेक्शन दी थी, उसका नतीजा निकला 9 तारीख को, जिसे पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन करार दिया गया है। तो इमरान खान साहब पर सबसे पहले तो ये दहशतगर्दी के मुकदमात है, फिर अल कादर ट्रस्ट जिसमें मुबैना तौर पर 60 अरब रुपए की करप्शन पाई जाती है। और मैंने कल के प्रोग्राम में अर्ज किया था कि इमरान खान साहब पर तो ये इल्जाम है कि उन्होंने 60 अरब रुपए यानी कि 190 मिलियन पाउंड्स ये एक बिजनेस ट्राइकोन, एक प्रॉपर्टी बिजनेस ट्राइकोन को वापस किए। जो बरतानवी हुकूमत ने जो चोरी पकड़ी थी, मनी ट्रेल एक पकड़ी थी, एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस पकड़ा था और उन्होंने मलिक रियाज से जो जिनके ये पैसे थे, जब उनसे कहा कि इनके सबूत दें कि ये कानूनी पैसे हैं, आप इन पे हुकूमत पाकिस्तान की मोहर लगी है, आपने टैक्स दिया इन पैसों पर, जब वो कुछ भी साबित ना कर सके कि इन पर हुकूमत पाकिस्तान की, पाकिस्तान के स्टेट बैंक की किसी किस्म की भी मोहर लगी है, तो फिर बरतानिया की हुकूमत ने फैसला किया कि ये पैसे पाकिस्तान को, ये कौमी खजाने की अमानत है, पाकिस्तान को दे दी जाए। जब वो पाकिस्तान पैसे आते हैं तो इमरान खान साहब अपने जाती इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए वो 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो मलिक रियाज को वापस कर देते हैं और मुबैना तौर पर उसके एवज फराह गोगी और उनकी ज़ौजा मोहतरमा बुशरा बीबी को अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज जो है वो उनके नाम पर ट्रांसफर कर दी जाती हैं अल कादर ट्रस्ट के नाम पर। और यही वो केस है जिसमें इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था। ये मुबैना तौर पर 60 अरब रुपए की करप्शन है जिसके इल्जामात इस वक्त इमरान खान साहब पर हैं। ये एक बहुत बड़ा मुकदमा है, 60 अरब की करप्शन है। अब वो घड़ी चोरी वाली बात नहीं रही जिसे मजाक बनाया जा सके। हर चंद के वो भी एक बड़ी बात थी कि एक घड़ी बेशक वो औने पौने खरीदी गई लेकिन बाद में उसको छुपाया गया और कभी कहा कि हमने पाकिस्तान के बाजारों में बेची और फिर उसकी रसीदें जो निकलती हैं वो दुबई से या इधर उधर से निकलती हैं, तो ये एक बड़ा झूठ था। फिर इसी तरह उनकी बेटी का केस है टेरियन का, उसमें भी इमरान खान साहब ने हक़ाइक़ को छुपाया। तो बहुत सारे मुकदमात हैं। इमरान खान साहब अभी तक तो अदालतों के पीछे छुपे हैं, अदालतें उन्हें रिलीफ दे रही हैं लेकिन ये रिलीफ कब तक चलेगा यही देखना है।
जिस रोज इमरान खान साहब पे एक दस्ते शफकत है वो हटा लिया गया, तो उसके बाद आप देखेंगे कि इमरान खान साहब ना सिर्फ नाअहल होंगे, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। मैंने 1 साल पहले, तकरीबन आज से 11 महीने पहले, एक प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान को इनके गिरद घेरा तंग करने का फैसला किया गया है, और आपने देखा फिर 11 माह पहले जो मैंने बात की थी उसके बाद फिर इमरान खान साहब के गिरद घेरा तंग किया गया। और इसी तरह मैंने जब इमरान खान साहब का मुआवजा हुआ, जब इनके खिलाफ अदम एतमाद पेश की, उससे पहले प्रोग्राम में कहा था कि बहुत जल्द ये हालात पेश आने वाले हैं। तो आज जो सूरत हाल है, इमरान खान का सियासी उस वक्त मैंने प्रोग्राम किया था कि इमरान खान का सियासी किरदार महदूद करने का फैसला किया गया है। तो उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, एक अदम एतमाद लाएगी और इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म होगी। और उसके बाद जब मैंने प्रोग्राम किया था कि इनकी पार्टी को रफ्ता रफ्ता इसे महदूद किया जाएगा, तो आज हालात ऐसे पैदा हो गए हैं। उस वक्त मरूजी हालात ऐसे नहीं थे कि इमरान खान की पार्टी को किसी बड़े जवाज के साथ उसका बखिए उधेड़े जाते हैं, लेकिन अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं, उन पर दहशतगर्दी का मुकदमात हैं, हसास तरीन तनसीबात पर हमले के मुकदमात हैं, उन पर करप्शन का बड़ा इल्ज़ाम है। और ऐसा शख्स जिसको अदालतों ने, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने सादिक और अमीन करार दे दिया था, उस शख्स पर 60 अरब रुपए की करप्शन के इल्जामात हैं। अभी तक तो इल्जामात हैं, लेकिन उसके शवाहद इतने ठोस हैं, उसके सबूत इतने ज्यादा हैं कि लग नहीं रहा कि इमरान खान साहब उसमें निकल पाए। यही वजह है कि इमरान खान साहब किसी भी सूरत उन मुकदमात का सामना नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि वो लिंगरान हो, इंतखाबात आ जाएं, इंतखाबात में वो जीत जाएं और उसके बाद वो मुकदमात आए तो वो मुकदमात खत्म कर लें, बिल्कुल इसी अंदाज में जिस तरह शहबाज शरीफ ने और उनके हवारियों ने वो मुकदमात अपने दौरे हुकूमत में खत्म किए। तो इमरान खान साहब भी चाहते हैं मैं सादिक और अमीन भी रहूं, मुझ पर कोई इल्जाम भी ना लगे और मेरी हुकूमत आ जाए, और फिर जिस तरह इन्होंने वो मुकदमात खत्म किए हैं, अरबों रुपए की करप्शन को छुपा लिया, मेरी हुकूमत आए तो मैं भी अरबों रुपए की करप्शन को छुपा लूं। मोहतरम नाज़रीन, मैं बार बार ये कहता आ रहा हूं कि पाकिस्तान की अवाम बहुत भोले अवाम है। पूरी दुनिया में ऐसे भोले भाले लोग मौजूद नहीं है जो अपने अपने लीडर की करप्शन के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं, अपने लीडर की करप्शन को छुपाने के लिए। उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हो या तहरीक इंसाफ से हो, ये सारे के सारे लोग जो हैं अपने लीडर्स की करप्शन को छुपाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि हम सब लोग या तो पिपलिए हैं या यूथिए हैं या जियाले हैं, मतवाले हैं, कुछ भी हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी नहीं हैं। जिस रोज हमने पाकिस्तानी बन के सोचना शुरू कर दिया, उस दिन कोई बंदा एक पैनी की करप्शन करके छुप नहीं सकेगा, किसी अदालत के जरिए किसी अदालत के पीछे नहीं छुप सकेगा, किसी पाकिस्तानी इदारे के पीछे नहीं छुप सकेगा। मैंने अर्ज किया था कि इन हंगामों के दरमियान एक बहुत बड़ा फैसला है नैब की तरफ से, और मियाँ बरादरान के जो करप्शन के मुकदमात थे नैब में, उनमें उन्हें क्लीन चिट मिल गई। मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, उनके बेटे को और उनके दामाद को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई कि इन्होंने कोई करप्शन नहीं की। इस तरह से मियाँ शहबाज शरीफ साहब अब पूरी जिंदगी वो लेटर लहराते रहेंगे। जिस तरह जनाब नवाज शरीफ साहब, जिस तरह से जनाब आसफ अली जरदारी साहब साबिक सदर पाकिस्तान, वो कहते हैं कि नैब ने 8 साल तक मुझे रगड़ा रगेदा, लेकिन बाद में मुझे क्लीन चिट दी कि आपने एक पैनी की करप्शन नहीं की। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब भी अब कहेंगे कि नैब के काले कवानीन के तहत इमरान खान नियाजी ने मुझे बहुत रगीदा, मेरा बहुत एहसास हुआ, मैं 8 महीने जेलों में रहा, 1 साल जेलों में रहा, लेकिन उसके बाद मुझे क्लीन चिट मिली। तो इमरान खान साहब यही चाहते हैं कि इंतखाबात हों, फिलफौर इंतखाबात हों, मेरी पॉपुलरिटी की वजह से मैं हुकूमत बनाने के अहल हो जाऊँ, और जब मैं हुकूमत में आ जाऊँ तो फिर वो तमाम मुकदमात जो मुझ पर कायम किए गए उन्हें मैं ख़त्म कर दूँ। लेकिन मैं आपको ये बात लिख के देने को तैयार हूँ कि अब ऐसा नहीं होने वाला। अब बहुत मुश्किल है। ये जो कार्रवाई हुई है 9 तारीख को, उसके बाद कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो तहरीक इंसाफ को सेफ वे दे सके, ऐसा रास्ता दे सके कि इमरान खान साहब बच के निकल जाएं, उनकी पार्टी बच के निकल जाए और उन्हें किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। आज मैंने आपको 2 एक्सक्लूसिव दिए। एक तो ये कि आने वाले चंद हफ्तों में तहरीक इंसाफ में डंड पड़ने वाले हैं, और तहरीक इंसाफ से बड़े बड़े नाम जो हैं वो दाएं बाएं होने वाले हैं जहां जहां जगह मिलेगी। दूसरी चीज कि तहरीक इंसाफ ही में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, जिसको 2 सूरतें हैं। एक तो इमरान खान के जो नायब हैं वो उसे लीड करें, दूसरा चौधरी परवेज इलाही साहब को तैयार किया जा रहा है कि वो उस ग्रुप को लीड करेंगे। उसका नाम तहरीक इंसाफ ही रहेगा, लेकिन उसकी क़यादत जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब करेंगे। और तीसरी ये बात कि पीटीआई के जो बड़े लीडर्स हैं उन्हें भी, और पीटीआई के वो मुतहर्रिक कारकुन जो इमरान खान साहब के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार रहते थे, जिन्होंने जमान पार्क में इमरान खान साहब की हिफाजत की, अपनी जान पर खेल गए और किसी किस्म के सिक्योरिटी इदारों को उसके करीब भी ना फटकने दिया, उन कारकुनों के खिलाफ उनकी फरिश्तें बनाई जा चुकी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।
اور ان پر ایسے مقدمات چلائے جائیں گے کہ وہ ساری زندگی جیلوں میں سڑتے گلتے رہیں گے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا. عمران خان صاحب چاہتے ہوئے بھی ان کو چھڑا نہیں پائیں گے. پہلی بات تو عمران خان صاحب نے کبھی بھی کسی کارکن کے لیے اس حد تک نہیں گئے. جو کارکن ان کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں عمران خان صاحب انہیں فوری طور پر بھول جاتے ہیں. آج عمران خان صاحب کی پارٹی کے ہی سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب تنویر الیاس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان صاحب استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں. تو یہ الزام میری طرف سے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اگر تنویر الیاس جو ان کی ATM مشین تھی جنہوں نے اربوں روپے عمران خان صاحب پر خرچ کیے, پھر عمران خان صاحب کی پارٹی کی حکومت بنانے کے لیے اربوں خربوں روپے خرچ کیے آزاد کشمیر میں, آج وہ الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پھینک دیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب پر جو اربوں خربوں روپے لگاتے ہیں, یہی بات جہانگیر ترین صاحب نے کی تھی کہ عمران خان صاحب صرف استعمال کرنا جانتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی لیکن کسی نے اس پر توجہ نہیں دی. آج یاد رکھیے گا, اگر وہ لوگ جنہوں نے اربوں خربوں روپے عمران خان صاحب پر خرچ کیے, جنہوں نے اپنے طیارے تک عمران خان صاحب کو دیے, ہوائی جہاز عمران خان صاحب کو دیے کہ آپ کمپین کیجئے, ان کے ساتھ یہ حشر ہوا, تو اس کے جو کارکن ہیں جنہوں نے صرف جان کا نذرانہ پیش کیا ان کو کون یاد رکھے گا؟ عمران خان صاحب کا یہ وتیرہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت جلد بھول جاتے ہیں کہ کون میرے ساتھ تھا, اس نے میرے لیے کیا کیا تھا. یہی بات آج تنویر الیاس نے کی ہے اور آنے والا وقت یہ ثابت کرے گا کہ عمران خان صاحب کو کارکنوں کو کوئی فکر نہیں ہوگی. عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جب تک ایسے جان نثار ساتھی موجود ہیں, ایسے جان نثار کارکن موجود ہیں, وہ ان کی شیلڈ بنا کر, وہ انسانی شیلڈ بنا کر بہت سارے مقدمات سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے آنکھ مچولی کھیلتے رہیں گے. لیکن آنکھ مچولی کھیلنے کی ایک محدود مدت ہوتی ہے. کب تک عمران خان صاحب اداروں کے پیچھے اور اپنے کارکنوں کے پیچھے پناہ لیتے رہیں گے؟ بالآخر انہیں قانون کے کٹہرے میں آنا پڑے گا, انہیں 60 ارب روپے کی کرپشن کا حساب دینا پڑے گا, انہیں اس ملک میں حساس تنصیبات پر حملے کا, ان کو تہوبالا کرنے کا, ان کو برباد کرنے کا حساب دینا پڑے گا, اور وہ دن بہت نزدیک ہے, بہت دور نہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.